गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 75। डेट है 28 जनवरी 2022। आज की वर्कशीट भी आपकी बेटा चुनावी राजनीति के ऊपर है। आज की वर्कशीट में बेटा हम जो चुनाव आयोग चुनाव से पहले तैयारी करता है और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको दिया हुआ है इन्होंने मतदाता सूची। तो ये आपको इसकी एक कॉपी भी लगा के दी हुई है। ये मतदाता सूची है। इस सूची के अंदर बेटा आपको जो वोटर है, वोटर की फ़ोटो होती है, उसका नाम, उसकी एज, उसकी आयु, उसका जो वोटिंग जहाँ पर उसकी होती है उसका नंबर डाला हुआ होता है। तो बेटा मतदाता सूची इस प्रकार आप देखेंगे, जब इलेक्शन होगा तो आप अपने यहाँ देखेंगे कि विभिन्न पार्टी वालों जो होते हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, जो उनके एजेंट्स होते हैं, उनके पास ये सूची आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद वो इसी की वो एक फ़ोटो कॉपी करा के वो पर्ची भी आपके यहाँ बांटने आते हैं। तो मतदाता सूची आपको पता ही बेटा, मतदाता मतलब वोटर। हमारे यहाँ वोटर कौन होता है? जिसकी आयु 18 साल से अधिक हो जाती है। 1 जनवरी को जो 18 साल से अधिक हो जाता है उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है। और 18 साल और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है। इस सूची को ही हम मतदाता सूची बोलते हैं। इसके बाद बेटा क्या होता है, हमारा उम्मीदवारों का नामांकन कराया जाता है। तो इलेक्शन जो चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो घोषणा के बाद एक चुनाव आयोग एक डेट देता है कि इस डेट के अंदर विभिन्न दलों के लोग या जो भी चुनाव लड़ना चाहता है निर्दलीय भी अपने उम्मीदवार का नामांकन कर सकता है। तो उम्मीदवार कौन है बेटा? जो वो है लोग जो उस चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सभी अपने अपने उम्मीदवार को मनोनीत करते हैं कि हमारे इस सीट से ये उम्मीदवार होगा, इस सीट से उम्मीदवार होगा। और जिन्हें पार्टी का बिना भिन्न और चिन्ह और समर्थन मिलता है, इनको बेटा जो जैसे आपको पता है, इन्हें चिन्ह, जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। कांग्रेस का हाथ है। आम आदमी पार्टी का आप देखेंगे झाड़ू है। बीएसपी का हाथी है। इस प्रकार से आप देखेंगे जो उम्मीदवार पार्टी या दल की तरफ से खड़े होते हैं तो उन्हें उनका पार्टी का समर्थन भी मिलता है और पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर वह इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। जिसे पार्टी मनोनीत करती है उसे मतलब टिकट भी बोलते हैं कि ये उसकी टिकट उसको मिला है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फार्म भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। सिक्योरिटी के रूप में बेटा कुछ उनकी जमानत जो होती है ये अलग अलग होती है। निगम चुनाव में कम होती है, विधायक के चुनाव में थोड़ा ज़्यादा होती है और सांसद के चुनाव में थोड़ा और ज़्यादा होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की घोषणा की गई है कि एक नई प्रणाली शुरू की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है। उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामले लंबित तो नहीं है, कोई मामला चल तो नहीं रहा है। उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति कितनी है, उनकी देनदारी का विवरण, उन्हें कितना देनदारी देनी है, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ये सब जानकारी उनको सार्वजनिक करनी होती है, एक फॉर्मेट में भरनी होती है। और ये मतदाताओं को उम्मीदवार प्रदान की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। इस निर्णय के आधार पर जो मतदाता है वह निर्णय ले सकते हैं कि उनको निर्णय लेने में सुविधा होती है कि वो किसको वोट करें, क्योंकि उसके अंदर जो उम्मीदवार है उसका पूरा विवरण होता है। उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, उसका क्या नाम है, प्रॉपर्टी कितनी है, क्या काम करता है, उसकी वाइफ के यहाँ पूरी प्रॉपर्टी कितनी है, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे हैं या कोई आपराधिक मामला लंबित तो नहीं पड़ा है। ये सब चीज़ें उसके अंदर दी गई होती हैं। तो इस प्रकार
ये हमारा नामांकन हो जाता है। उसके बाद नामांकन हो गया, उम्मीदवार ने अपना फार्म भर दिया, उसे टिकट मिल गई, तो फिर उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद चुनाव अभियान शुरू होता है। तो चुनाव अभियान में आप देखेंगे कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, क्या अच्छी नीति है, इसके बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में चुनाव अभियान के दौरान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होता है। हमारे चुनाव के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संस्थानों का उपयोग नहीं कर सकता है। तो बेटा जब हमारे यहाँ क्या होता है, जब उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा आती है कि ये लोग अब फाइनल इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें एक डेट होती है पहले नामांकन भरने की, फिर चुनाव आयोग आपको एक डेट देता है कि किसी को अगर इलेक्शन नहीं लड़ना है तो अपना नाम वापस भी ले सकता है। उसकी डेट निकलने के बाद वो फिर एक फ़ाइनल लिस्ट जारी करता है और मतदान की तारीख के बीच, जिस दिन वोट होनी है उनके बीच 2 सप्ताह का टाइम होता है, फाइनल लिस्ट और मतदान की तारीख के बीच। तो ये 2 सप्ताह के बीच में वह लोग अपना प्रचार करते हैं। और इसके अंदर जो हमारा कानून है वो क्या कहता है कि कोई भी दल या उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है वो कोई मतदाताओं को, जो वोटर है उनको कोई रिश्वत नहीं देगा, ना धमकी देगा कि आप मुझे वोट डालो, या रिश्वत नहीं देगा कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा आप मुझे वोट डालो, या उनसे जाति के आधार पर वोट नहीं मांगेगा, या उनसे धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेगा। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी व्यक्ति सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा, कोई गाड़ी, कार, बंगला किसी का उपयोग नहीं करेगा। और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक, या विधानसभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च भी नहीं करेगा, क्योंकि बेटा एक खर्च की लिमिट भी रख दी है ताकि सभी लोगों को बराबर मौका मिल सके। क्योंकि सभी जो लोग पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं उनके पास तो फंड होता है, उनके पास पैसा होता है, पर जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना खर्च कर सके। तो इसके लिए खर्च के लिए भी एक लिमिट रखी है कि अगर एमपी का लोकसभा सांसद का चुनाव है तो 25 लाख रुपए से खर्च नहीं करेगा वो व्यक्ति। अगर वो विधायक का विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो जाते हैं। आदर्श आचार संहिता तब होती है जब इलेक्शन की घोषणा होती है, तभी से आदर्श आचार संहिता लग जाती है। इसके अनुसार बेटा क्या होता है कि कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब कोई भी दल या कोई भी उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग नहीं करेगा। और एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री जो होते हैं, जो जिस वक्त सरकार में चल रही होती है, वो किसी भी परियोजना की आधारशिला नहीं रखेंगे, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट की घोषणा भी नहीं करेंगे और कोई सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का वादा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा आपका चुनाव अभियान में क्या क्या होता है। इसके बाद होता है जब चुनाव अभियान हो जाता है तो फिर डेट आती है वोट डालने की, जिस दिन मतदान होता है, और उस मतदान के कुछ दिन बाद क्या होती है, मतगणना होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारे 5 राज्यों में मैंने बताया था कि इलेक्शन है, तो अभी उनका चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद बेटा मतदान होगा और मतदान के बाद फिर वो मतगणना होगी और उसके दिन निश्चित होगा कि कौन सा दल या कौन सा व्यक्ति उस सीट से चुनाव जीता है। तो चुनाव का बड़ा ये अंतिम चरण होता है जब मतदाता अपनी वोट डालते हैं या मतदान करते हैं। वोट डालना मतदान करना एक ही बात है बेटा। उस दिन को आम तौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट जो रिकॉर्ड करने के लिए बेटा, पहले जो वोट डालते थे वो एक पेपर होता था और पेपर पे आपको स्टैंप लगानी होती थी वोट डालने के लिए, पर आजकल जो वोट डालते हैं वो बेटा ईवीएम
एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके द्वारा वोट डाले जाते हैं। इसके अंदर आपको बटन दबा कर वोट डालना पड़ता है। तो चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्रों पर बैठने की अनुमति दी जाती है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तो उनके जो एजेंट होते हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, वह लोग जहाँ पर वोटिंग होती है जाके बैठते हैं, ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि चुनाव में वोटिंग ठीक प्रकार से हुई है, और मतगणना के अंदर भी वो बैठते हैं कि काउंटिंग भी वहाँ ठीक प्रकार से की गई है। तो जब काउंटिंग हो जाती है तो एक निर्वाचन क्षेत्र से या सीट से जो उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उस उम्मीदवार को वहाँ का निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति जीत गया है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसके नीचे देखेंगे बेटा, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया, वोटिंग लिस्ट की चित्र दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदान के योग्य जो व्यक्ति होते हैं, जो 18 साल की आयु से अधिक होते हैं, लोगों की सूची चुनाव से पहले तैयार कर ली जाती है। उसी सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बेटा ये चुनाव लड़ने के लिए हमारे यहाँ सभी को बराबर मौका दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है बेटा, तो मेरे अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार वह होना चाहिए जो अपने क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को समझता हो और अपने क्षेत्र के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता हो और उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला ना हो। तो वह बेटा ये आपकी चुनाव लड़ने की योग्यता है। शिक्षित हो। इसके बाद बेटा आपका आता है आदर्श आचार संहिता क्या होती है। तो आदर्श आचार संहिता बेटा मैंने आपको बताया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इलेक्शन का, वो लागू होता है। इसके अंदर आपको भी लिखा हुआ भी है ऊपर कि कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों का, हवाई जहाज़ों का, अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर सकता। एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद कोई भी मंत्री किसी भी परियोजना का शिलान्यास या आधारशिला नहीं रख सकता, कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता और कोई भी सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का वादा नहीं कर सकता। इसके बाद बेटा आता है कि एजेंट क्यों मौजूद होते हैं। ये बता दिया है कि एजेंट इसलिए मौजूद होते हैं ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि मतदान और मतगणना का कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट।